Hello students, in this video I am starting my discussion. Chapter number 8, Cell as a Unit of Life, video number 6. The title is 8.5.6 and here the discussion begins, that is with ribosomes. What is ribosomes? Ribosomes are just considered as an organelle. Ribosomes एक organelle है, जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और आपको बेटा याद रखने का है कि among the few, the ribosomes are just considered as a membraneless organelle present inside the cell. जो राइबोसोम ऑर्गेनेल है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बोथ प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा दोनों के अंदर प्रेजेंट है। और इस ऑर्गेनेल के अंदर यूँ बोलूँ तो मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल कैटेगरी में आता है। एंड दिस ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। द एस इंडिकेट्स यहाँ पे कंसिडर्ड, अगर अपन बोले तो 70S और 80S दो टाइप के आते हैं। एस इंडिकेट्स स्वीटबर्ग यूनिट और स्वीटबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वर्ड यूज होता है। जब ये दो कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं तो 70S है, जब सेपरेट होते हैं तो एक 50 और 30S होता है। ये बायोलॉजिकल मैथ्स है बेटा, संभालने का। यहाँ पे 50 + 30 नहीं करने का है, यहाँ पे 50 और 30 आपको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ट्विन बंगलोज हैं और यहाँ पे ये ट्विन बंगलोज है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट बंगलोज है। तो जब अपन इसको सेपरेट करेंगे तो समझने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेटा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसलिए 50 और 30S काउंट करने का। सेम वे रिगार्डिंग 80S है। अब कुछ चीज़ें बुक में प्रिंटेड नहीं है जो अपन 12th में पढ़ने वाले हैं। रिकॉल व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स। इससे पहले हम एक जगह पे पढ़ चुके हैं, ER रफ ईयर, वहाँ पे राइबोसोम्स आया था। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मैंने बोला था, वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये राइबोसोम्स के बारे में आया था। बट नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स आर लोकेटेड वेरियस प्लेसेस आर देयर, दैट इज इनसाइड न्यूक्लियस। Still, nucleus independently possesses its own ribosomal constituents. Then inside chloroplast, inside mitochondria, means where there is a DNA and where there is a protein synthesis going on, the ribosomes are responsible for protein synthesis. A part of that, two more places are there, two more. One is said to be on the rough ER, and the last one that is freely moving in cytoplasm. These are the locations of ribosomes. What is the function of ribosomes? तो ribosomes के अंदर rRNA होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये कंसेप्ट हम 12th में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूटी के अंदर मैं साइटोस्केलेटन समझा रहा हूँ। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? अब जब भी साइटोस्केलेटन बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वॉट एवर द टाइम आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ साइटोस्केलेटन, ओके, जब भी मैंने साइटोस्केलेटन बच्चों को समझाया, कहीं पे भी शेयर किया, हमेशा मैंने एक एग्जांपल दिया है। और वो एग्जांपल दिया है मेरी बेटी मान्या का। अभी तो बड़ी हो गई 5th, ओके, अभी तो बड़ी हो गई है मान्या, 5th में पढ़ती है। लेकिन जब मान्या छोटी थी तो मेरे हर दीवार, घर की हर दीवार के ऊपर, अभी मेरे को इतना अच्छा कोई वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, हर दीवार के ऊपर वो कलर से मस्त यूँ घुमा के डायग्राम घुच कर दे। अब मैं इसको बोल रहा डायग्राम स्केच करके कि बेटा ये साइटोस्केलेटन है। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? तो जब मैं उसको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, साइटोस्केलेटन इज सेड टू बी द मोस्ट इनविटेबल ऑर्गेनल। आप कोई भी यूकैरियोटिक डायग्राम ड्रॉ करो, अगर मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक डायग्राम ड्रॉ करूँ कि बेटा यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ करूँगा, ओके। तो इधर कहीं पे भी अगर मैं लाइन खींचूं तो वहां पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज साइटोस्केलेटन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? The cytoskeleton is just said to be the various type of proteinaceous fibers located in the cytoplasm. They are responsible for cyclosis, circular movement of protoplasm, and placement of various organelles at proper position. मतलब न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर ग्रेविटी की इफेक्ट ना है, वो प्रॉपरली रह सके और दूसरे सारे के सारे इम्पैक्ट प्रॉपर वे से जा सके, उसके लिए वो साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंस है। स्टेप बाय स्टेप अपन याद रखते जाते, समझाते जाते।
साइटोस्केलेटन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस सर्कुलर मूवमेंट। मतलब यहाँ पे 8.5.7 साइटोस्केलेटन जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा था। फिर जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि इन द सेल डिवीजन द क्रोमोसोमल मूवमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बाय साइटोस्केलेटन। मतलब जो सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोमल मूवमेंट, ये क्रोमोसोम मूवमेंट जो सेल डिवीजन के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट इज ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इज सिलिया एंड फ्लैजेला। अब बेटा जैसा मैं सिलिया फ्लैजेला के बारे में समझाना शुरू कर रहा हूँ, व्हाट इज सिलिया एंड व्हाट इज फ्लैजेला। तो सबसे पहला जब भी सिलिया फ्लैजेला की बातचीत आता है, सबसे मेन डिफरेंस दैट द मेन डिफरेंस यू टू रिमेंबर व्हाट इज सिलिया व्हाट इज फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला हमेशा डिस्प्यूटेबल रहे, और जब भी बातचीत आए बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। सिलिया एंड फ्लैजेला दो वे से पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिलिया फ्लैजेला और डिस्टिंग्विश बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया and flagella. Cilia are small, flagella are long. Cilia are many, flagella are few. However, the structure is same, common. जब ये डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे सीलिया हो या फ्लैजेला हो, दोनों का अगर ट्रांसफर सेक्शन ले अपन उड़ाएं तो वो कैसा दिखेगा। तो आउटर मोस्ट यूँ बोलो तो एक मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर ये छोटे छोटे, मतलब अगर मैं मान लो ये पेन्स को यूँ पकड़ रहा हूँ और यूँ स्लाइस कट करूँ तो सर्कल मिलेगा। ये है पूरा के पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अगर इसको समझने के लिए यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, मान लो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक पैरामीशियम बोलते हैं, तो पैरामीशियम में चारों तरफ इस तरह से सीलिया होते हैं। उसी तरह से अगर अपन ये यूग्लिना जैसा कुछ डायग्राम ड्रॉ करें तो यूग्लिना में फ्लैजेला होता है। अब ये है और ये फ्लैजेला का अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन लूँ तो मेरे को ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको प्रॉपरली सेंटर मोस्ट इट इज एक्सोनीम। ओके, बाकी के सारे जो लेबल्स हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंटेड ही है। मेरा वीडियो बेटा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको सीधा पेज नंबर बोल देता हूँ, पेज नंबर 137 के ऊपर जाके आपको देख लेने का। मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर, इनसाइड दैट देयर आर 9 डबलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं या कोई भी पेपर चेकर ये पेपर चेक कर रहा हो तो सबसे पहला काम ये काउंट करता ही करता है। यहाँ पे 5 है तो आपको पूरा के पूरा 5 पूरा कंप्लीट कर देने का डायग्राम। सेंट्रली 2 microtubules are there. It is said to be the central sheath and through which the radially spokes, the peripheral, all are attached. A part of that 9 doublets is there. This organelle can also be discussed as a 9+2 pattern. मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और हर एक के अंदर डबलेट्स बनते हैं, तो 9+2। और मैं मेरे घर का मतलब माय ओन एक वर्ड बोल रहा हूँ। जब भी मैं मेरे वीडियोस के अंदर मैं यूँ बोलूँ कि मेरे घर का वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब आपको वो कंसेप्ट समझने के लिए है। आप एग्जाम में या किसी पेपर के अंदर मत लिखना। 9+2 आपको यहाँ पे एक सर्कल कर देने का, तो 9+2 इन सर्कल ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गेट इट आंसर। नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दोनों में फर्क क्या है? तो सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल यूजुअली possess two cylindrical structure known as centrioles. सेंट्रोसोम डबलेट है और सिंगलेट को मैं सेंट्रियोल बोलूँगा। बच्चे ये प्रॉपरली समझना, अंडरस्टैंड कर लेना। अब
जब भी ये सेंट्रियोसोम सेंट्रियोल की बातचीत आती है तो आप लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक बेसिक डिफरेंस अर्ली स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एनिमल सेल possesses plasma membrane as outermost, plant cell possesses cell wall as outermost cell wall, plant cell possesses chloroplast, animal cell does possess chloroplast. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था जो रट्टा मार के अभी 11th में भी आ गए, तो एनिमल सेल possesses सेंट्रियोल्स एज एन ऑर्गेनल, वो हमेशा डबलेट ही होते हैं. Plant cell lac, what is the function of centriole? So centriole are responsible for formation of bipolar spindle fiber ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब मैं इसको पूरा स्केच करके समझाने का ट्राई करूं बेटा. जब हम सेम स्टैंडर्ड के अंदर सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन के अंदर ऐसा एक डायग्राम हम देखने वाले हैं कि जिसके अंदर ये पूरा सेल होता है, सेल सेल, और वो सेल में क्रोमोसोम्स और वो क्रोमोसोम को यहाँ पे दो पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर ये ग्रिप करते हैं. ये जो बायपोलर स्पिंडल है, दो पोल से डेवलप होने वाले स्पिंडल, वो सेंट्रोसोम से डेवलप होते हैं. अब या नेक्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से स्केच किया ये वाला, तो दिस इज सेंट्रोसोम, एक को बोलूँगा सेंट्रियोल. अब ये डायग्राम दिखता कैसे है, ध्यान से देखना बेटा. तो बेसिकली जो इससे पहले हमने डायग्राम देखा था सेम टू सेम वैसा ही है. नाइन है और यहाँ पे हर एक के बीच में ट्रिपलेट्स बनते हैं. इससे पहले जो सीलिया फ्लैजेला देखा था वैसा ही है, लेकिन इसमें सर्कमफ्रेंस में पेरिफेरली मेम्ब्रेन नहीं होता. और ये अगर मैं बोलूं तो बेटा ये इस एंगल से अगर मैं रखूं, इस एंगल से, तो वैसे डायड्स होते हैं. एक को पकड़ूं तो मैं सेंट्रियोल बोलूंगा, दो को अपन बोलेंगे सेंट्रोसोम. ये ऑर्गेनल थोड़ा डिटेल के अंदर जब सेल डिवीजन हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ. और ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम नाम देंगे, इट इज ट्रिब्यूलिन प्रोटीन. तो ट्रिब्यूलिन प्रोटीन is a structural and together they are responsible for formation of fibers. It is hub and these are said to be the spokes. Next organelle that this is the second last organelle, that is nucleus. जब भी मैं न्यूक्लियस को समझाने का ट्राई करता हूँ बेटा, हमेशा मैं न्यूक्लियस के लिए एक वर्ड बोलता हूँ कि न्यूक्लियस इज जस्ट से एज अ हेड ऑफिस, ब्रेन, डिसीजन मेकिंग सेंटर ऑफ द सेल. इट टेक्स द डिसीजंस. ओके, इट टेक्स द डिसीजंस. जब भी न्यूक्लियस की बातचीत आता है मैं हमेशा एक एंगल से एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता हूँ कि न्यूक्लियस हमेशा हर एक सेल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्लांट सेल के अंदर सीयू ट्यूब सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी सीयू ट्यूब सेल्स लिविंग है. सीयू ट्यूब सेल्स लिविंग. सेम वे ह्यूमन आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस बट स्टिल दे आर लिविंग. अब जब भी आरबीसी की बातचीत आता है तो दिमाग में एक चीज़ याद रखना बेटा, आरबीसी नेवर possess न्यूक्लियस इन द एंटायर स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टेजेस. ट्रू और फॉल्स? तो वो फॉल्स है. मतलब जहाँ से आरबीसी जिस सेल में से बनता है स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. आरबीसी फॉर्मेशन की डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया जाता है. मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंसी इज नॉट सेड टू बी द ऑब्लिगेटरी फॉर अ लिविंग सेल. न्यूक्लियस हो तो सेल लिविंग हो ऐसा नहीं बोल सकते. न्यूक्लियस ना हो तो भी प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर हो सकता है.
वो हम आगे किस लेवल्स में देखते जाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस, एक सेल ड्रॉ किया, न्यूक्लियस ये, और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस को बेटा एनलार्ज किया है, सेंटर मोस्ट न्यूक्लियस। अब अगर मैं ये चीज एनलार्ज करूँ तो दिस इज न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस इनर मेम्ब्रेन, पेरिफेरली इट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पे न्यूक्लियो प्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियोलस, ये जाएगा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोलस is a such a structure which is responsible for production of RNA। ये स्टेटमेंट याद रखना, 5 स्टार है, नीट में पूछ सकता है। और फिर 12th में प्रोटीन सिंथेसिस जब आएगा तब हम इसकी जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी मैंने न्यूक्लियस समझाने का ट्राई किया, वापस समझना, ये जो डायग्राम बेटा मैंने ड्रॉ किया ये न्यूक्लियस का नहीं है, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस का ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूँ। और ध्यान से देखना, ये एक ऐसा राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है कि सिर्फ एक जगह पे हम उसको ट्रांसफर सेक्शन ले, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं। और इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक भी डायग्राम ना ड्रॉ करूँ तो चले। ओके, ये जो न्यूक्लियस है, इट इज जस्ट से न्यूक्लियस discovered by Robert Brown, and at normal position you will find the presence of chromatin, you won't find the chromosome। अब यहाँ पे वापस वही कंफ्यूजन, बायो बैटल ऑफ वर्ड्स, मेरा चैनल का नाम, डिफाइन द टर्म क्रोमेटिन क्रोमोसोम, वापस पहुंच गए। क्रोमेटिन क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या है? ओके, तो जस्ट जब भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्रोमेटिन क्रोमोसोम का, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी आया था कमला हसन का, ध्यान से देखना मैडम, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देते रहता हूँ रूटीन लाइफ के, कभी मैं मूवी भी बोलता हूँ, कभी जोक भी सुनाता हूँ। कमल हसन की एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था चाची 420। बहुत अच्छी मूवी थी, फैमिली साथ देख सके ऐसा मूवी था। और वो मूवी के अंदर जो कमल हसन, उनकी लड़ाई हो जाती है उनकी वाइफ से, उनकी एक बेटी होती है और लड़ाई हो गया, कोर्ट केस में चला गया, तलाक होने की बातचीत चल रहा है, और उनको अपनी बेटी से बहुत प्यार था और अपनी बेटी को मिलने जाना चाहते थे। तो अब कैसे मिलने जाएंगे? तो उनकी जो वाइफ थी वो पेपर में ऐड देती है कि मेरे को मेरी बेटी को रखने के लिए आया चाहिए। तो कमल हसन एक लेडी चाची बन के जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और अमरीश पुरी जी के और बहुत सारे इवेंट्स है उसके अंदर चाची 420। मतलब जब कमल हसन दिखते हैं तो चाची नहीं दिखेगी, चाची दिखेगी तो कमल हसन नहीं दिखा, क्योंकि वो खुद एक मेकअप करके आर्टिस्ट है और वो मिलने जा रहे, इसलिए नहीं दिखेंगे ना। तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट इधर है। मतलब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, मेमोराइज करने के लिए folding of chromatin converted into chromosome and unfolding of chromosome it is converted into chromatin। repeating, क्रोमेटिन जब फोल्ड होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है, और जब क्रोमोसोम अनफोल्ड होगा तो क्रोमेटिन बनेगा। मतलब जब आप कोई भी एक सेल को देख रहे हो बेटा, सेल, तो या तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस, तो ये क्रोमेटिन है, और या न्यूक्लियस पूरा दिखेगा ही नहीं और सेल के अंदर आपको इस तरह से क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम आप एक को कमल हसन कंसीडर कर सकते हो और एक को चाची कंसीडर कर सकते हो, दोनों एक साथ कभी दिखने वाले नहीं है, बिकॉज ऑफ दे आर जस्ट सेड टू बी द टू नेम्स ऑफ द सेम मटीरियल एट टू डिफरेंट प्लेसेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the chromatin chromosome, after that another concept is that you have to remember, that is chromosome। अब यहाँ पे हमको क्रोमोसोम का थोड़ा बहुत क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी पढ़ने का है, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी।
chromosomal morphology can be easily understood in मेटाफेज स्टेज. जब क्रोमोसोम मोर्फोलॉजी का बातचीत कर रहे तो क्रोमोसोम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली 4 stages. 4 different chromosomes are there. The 4 chromosomes are metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, and these 4 categories are there on the basis of centromere. अब वापस सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल डिफाइन द टर्म आप पकड़ सकोगे. सेंट्रोमियर इज अ middle notch-like structure in which the 2 chromatid arms are attached. It is centromere, a part of chromosome, and centriole is organelle जिससे पहले अपन पढ़े. Metacentric chromosome, the centriole lies at just a center and 2 chromatid arms holding it together. So this is one metacentric. Submetacentric, the centromere is little bit shifted at any one place. अब any one place shifted तो ये भी सब मेटासेंट्रिक है, और यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ बेटा तो ये भी सब मेटासेंट्रिक का ही डायग्राम है. एक्रोसेंट्रिक, द सेंट्रोमियर लाइज एट एनी वन बट द क्रोमेटिड आर्म्स आर दिस वे. मतलब मैं एक ही क्रोमोसोम के 2 डायग्राम ड्रॉ करके समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. इन दिस केस बोथ आर said to be the acrocentric. And telocentric, this chromosome type does not occur in which the 2 chromatid arms and centromere lies at any one corner. अब एक और कंसेप्ट है बेटा इसके अंदर जो उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर. व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर हम किसको बोलते हैं? अगर मैं कोई भी मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम को इससे थोड़ा बड़ी साइज का यूं अगर ड्रॉ करूं इसका, तो एट लेटरल साइड a spatial disc is present. एक lateral साइड में सेंट्रोमेर का एक डिस्क प्रेजेंट होता है. इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. और काइनेटोकोर 5 स्टार है लोकेशन फंक्शन. बायपोलर स्पिंडल यहाँ से पकड़ता है सेल डिवीजन में, जो इससे आगे जस्ट मैंने 2-5 मिनट पहले डायग्राम ड्रॉ किया था वहाँ पे बायपोलर स्पिंडल सेंट्रियोल का जो ड्रॉ किया था वो यहाँ से इसको ग्रिप करता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. Next and last concept 8.5.11. A part of this, सीधा स्टेटमेंट है बुक के अंदर पेज नंबर 140 पे. Many membranoid vesicles are called microbodies. They are contain various enzymes and present in the plant and animal cell both. मतलब यूँ बोलूँ तो अभी तक बेटा जितना पढ़े, अब मान ले ये प्लांट सेल हुए तो यहाँ पे मेरे को 2 लाइन ड्रॉ करने का, और एनिमल सेल हो तो एक इसके लिए इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स भरे हुए होंगे जिसको अलग अलग माइक्रोबॉडीज बोलते हैं. यूँ बोलूँ तो अभी तक ये पूरा कंसेप्ट यूँ बोलूँ तो अभी तक ये बेटा छठा वीडियो है. ये छठे वीडियो में इससे पहले अभी तक जितने ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े, प्रोकैरियोटा हो या यूकैरियोटा हो, यूँ बोलूँ तो एकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, मेसोकैरियोटा हो या यूकैरियोटा, 4 में से कोई भी सेल पकड़े और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको अपन सिंपल एक वर्ड माइक्रोबॉडीज में इंक्लूडेड करते हैं और वो डिस्कस करते रहते हैं. दिट इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोबॉडीज. बच्चा अभी इधर देखें, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया तो चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है यहाँ पे. इसके बाद में सीधा चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ. ओके, ये मेरा नेचर है. मेरा हर एक टीचर अपने अपने एंगल से पढ़ाता होता है. अब ये मेरा नेचर है कि सबसे पहले कोई भी बच्चे होते हैं उनको मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ. सेल बायोलॉजी, सेल बच्चे को अगर सेल आता हो, सेल पूरा आता हो, प्रॉपरली आता हो, सेल थियरी पूरा डिटेल में और अच्छे से समझाए, तो वो बच्चे को मैं पूरा के पूरा बायोलॉजी बहुत ईजीएस्ट वे से समझा सकता हूँ. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इफ़ यू आर नोइंग द सेल बायोलॉजी प्रॉपरली, दैट इज़ पर्टिकुलर सेल प्रॉपरली, in that case the entire bio subject I can teach in step by step. But first heartily you have to remember the cell. What is cell? Cell is a structure and function unit of
ऑर्गेनिजम्स लाइफ, सेल बनता कैसे, व्हाट इज़ द सेल, वो प्रॉपरली देख लेना पड़े। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बताते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ, समझते जाना। ऊपर वाले की मेहरबानी रही और टाइम परमिट किया तो हम इसी तरह से कामकाज करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बेटा।